गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर चालू कर दिया था ऑन लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने डिस्कस कर लिए थे। मेरे ख्याल से जो शॉर्ट एग्जाम्पल से शायद आपने डील किया होगा, लेकिन उसको अभी एक दो पीरियड्स के बाद मैं सब डील कर लूँगा द प्रॉब्लम्स। बट नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हियर द कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मीनिंग समझ लेंगे हम सबसे पहले कि प्रिसाइजली इसका मतलब क्या होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आप नोट करते हैं यहां पर दैट से यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस which is air conditioned. The shock-up system is so perfect कि आपको समझ में नहीं आएगा कि बस चालू है कि रुकी है। Let me put it this way. Now when the bus starts, when it gets accelerated, जब बस आगे बढ़ती है तो what happens? The passengers experience a force in the backward direction. प्रॉब्लम कैसा देख लीजिए। द बस वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मोशन उसका जैसा चालू होता है, एज द वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस द पैसेंजर्स विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड फोर्स। अब यहां प्रॉब्लम कैसा है देख लीजिए आप। उन्होंने एक्सपीरियंस किया बैकवर्ड फोर्स, नो डाउट, बट बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए। इसका मीनिंग क्या होता है कि नो बॉडी विल गेट एक्सीलरेटेड अगर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो, देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। यहां पर इस सिचुएशन में व्हाट इज हैपनिंग हियर, F इज इक्वल टू जीरो बट A is not equal to zero. The passengers are having acceleration in the backward direction. Bus has got accelerated in the forward direction. Passengers they experience क्या force in the backward direction. This is what is happening here. So it appears that Newton's law is not valid here. तो हम बोलेंगे Newton's law is not applicable. In what? It is not applicable in the frame of the bus when it accelerates. When it accelerates. This point should be very clear to all of you. हम बोलेंगे यहां पर क्या हो गया, फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इज नॉट इक्वल, फोर्स इज इक्वल टू जीरो बट एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल किस में, इन द फ्रेम ऑफ द बस व्हेन इट एक्सीलरेट। जब बस अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। द पैसेंजर्स अलोंग विद द बस दे आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहां पर कोई दिक्कत है नहीं। प्रॉब्लम कब आ गया, व्हेन द बस गॉट एक्सीलरेटेड in the forward direction, the passengers they experienced a force in the backward direction. They got accelerated in the backward direction. This is what has happened. अभी बस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन विल बी एज इट इज। लेकिन नाउ व्हेन द बस इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बस ने ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक्स का मतलब ये होता है that force is acting in the backward direction. Force is acting in the backward direction. And what happens? The passengers get accelerated in the forward direction. यहां पर भी no force is acting on the passenger, but they have got accelerated in the forward direction. तो अभी काम की चीज इतना याद रखो आप, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है
एक्सीलरेटेड फ्रेम। नॉन इनर्शियल का मतलब होता है एक्सीलरेटेड फ्रेम और इनर्शियल का मतलब होता है नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम। दैट शुड बी वेरी क्लियर, जिसको इसी तरीके से याद रखें। मैंने यहां पर डिस्कशन ये किया है कि बस व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स जीरो एंड एक्सेलरेशन जीरो रहनी चाहिए। लेकिन बस के फ्रेम में क्या हो गया, वी गॉट एक्सीलरेटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जबकि फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर जीरो है। तो हम बोल रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द फ्रेम ऑफ द बस व्हेन इट एक्सीलरेट्स। याद रखेंगे, व्हेन इट एक्सीलरेट्स, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ने अगर ब्रेक्स अप्लाई किया तो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन and the passengers will get accelerated in the forward direction. So accelerated frame forward, the passenger will experience force in the backward direction. जब ब्रेक्स अप्लाई किया गया तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बस इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है एंड द पैसेंजर्स गॉट एक्सीलरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल और इसी को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनर्शियल फ्रेम में वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो प्रिसाइजली हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम? बाय इनर्शियल फ्रेम इज अ फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर अप्लीकेबल। उसको आप बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? A frame of reference in which object experiences acceleration in absence of net force acting on it. Precise wording समझ लीजिए। A frame of reference, non-inertial frame is a frame of reference in which an object experiences acceleration, उसने experience किया acceleration in absence of net force acting on it. Net force कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी it will experience this acceleration. Definition clearly दिया हुआ है। Inertial frame में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स विल एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन in absence of net force acting on the object. That is non inertial frame. All forces in nature are classified in 4 interactions which are referred to as fundamental forces. 4 टाइप के इंटरैक्शन में उसको क्लासिफाई किया गया है। फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर लिया है। Now, what is this gravitational force? In this particular case, any 2 particles, इसका मास m1 है, मास m2 है दूसरे का, r is the distance between them, then the force between the 2 particles is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance, and so F is equal to G m1 m2 upon r square. This is the gravitational force. It exists between all the particles in the universe. और इसका इक्वेशन ये बनता है, this is the equation. It is one of the weakest force. Weakest force, we can say it, the gravitational force, and
इसको आप एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? व्हाट डू मीन बाय द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और व्हाट डू मीन बाय योर वेट? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन यू, दैट इज रिफर्ड टू एज द वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास m अगर है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स कितना रहेगा? द फोर्स एक्सर्टेड विल बी गिवन बाय दिस मास। अगर m है तो दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। से इसका मास में स्मॉल m लेता हूं तो फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू mg। से दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर m है, से दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड से r स्क्वायर कैसा लिया हमने डिस्टेंस? लेट अस से दिस इज द अर्थ हियर, और ये रेडियस उसका r है, एंड वी हैव अ पार्टिकल व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मास चलेंगे, इसका जो मास है वी कैन सपोज दैट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो यहां पर डिस्टेंस कितना लेंगे? डिस्टेंस आप लेंगे टू बी इक्वल टू r। So the force exerted by the earth on the object will be given by mg. This is what? Mass of the earth, mass of the particle or body, and upon the distance, square of the distance between them. So this is equal to m into g. हम डिटेल में इसको डील करने वाले हैं in the next chapter which is on gravitation. So well anyway, gravitational force is always attractive force. It exists between any two particles. The force is given by this equation, and the force is always attractive force. जैसे मैंने बताया, your weight is actually the force exerted by the earth on you. और एक बात ऐसी है, थोड़ा सा पार्ट में इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, इसको एक्सपीरियंस कब करते हैं? एक बात अभी ध्यान में रखेंगे आप, so you are standing on the floor here. आपने फोर्स जो एक्सर्ट किया है ऑन द फ्लोर, यह आपको समझ में नहीं आएगा, बट द फ्लोर इज गिविंग यू रिएक्शन। आप देखेंगे दिस वेट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड द फ्लोर इज गिविंग यू रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू r। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द फ्लोर, and this is the force exerted on you जो आपको समझ में आता है। When you're standing on the floor, precisely what is happening? आपने force exert किया mg in the downward direction on the floor, floor ने reaction दिया in the upward direction। फर्क देख लीजिए, what is mg? This is the force exerted by you on the floor, by you on the floor, and this is the force exerted on you by the floor। ये हमको समझ में आता है, रिएक्शन के कारण हमको समझ में आता है कि हमारा वजन है क्या। मैं एक सिंपल तरीके से बात करता हूँ, दीवार पे अगर आप फाइट मारेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आता है कि आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया या कम फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज द वॉल विल गिव यू रिएक्शन विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट। जितनी ताकत आप दीवार पे लगाएंगे उतना ही रिएक्शन आपको मिलेगा। सो यू गेट टू नो कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया है। हवे पे फाइट मारने से समझ में नहीं आता, बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन देयर। तो आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द वॉल, आपको समझ में आता है योर अप्लाइड फोर्स, व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेट इट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वी गेट टू नो द फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। उसी तरीके से जब मैं फ्लोर पे खड़ा हूं तो मैंने फोर्स अप्लाई किया फ्लोर के ऊपर में, ये मुझे समझ में नहीं आता है। But what is happening? The floor is giving me reaction in the upward direction. This is what? The force is acting on me, and this is the force exerted on you by the floor जो हमको समझ में आता है। So it is because of the reaction you get to know your weight. ये हो गई पहली बात। Second, we know that the moon is revolving round the earth, and the earth is revolving round the sun. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे? अगर मैंने एक पत्थर को बांध के धागे से और उसको व्हर्ल किया तो पत्थर की टेंडेंसी गोल घूमने की है ही नहीं। बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। उसका गोल घूमने का रीजन क्या है? गोल घूमने का रीजन है
उसको धागे से बांध के रखा आपने, इसलिए गोल घूम रहा है. So it is because of the tension along the string. So the string is exerting tension, force apply कर रही है on the stone. Stone को जब आपने whirl किया in the horizontal circle, the stone is forced to move in the horizontal circle because it is tied by the string, because of the force along the string. ऐसा बोलेंगे आप. उसी तरीके से moon is revolving around the earth. तो धागे का काम कौन कर रहा है? धागे का काम कौन कर रहा है? बिटवीन द मून एंड द अर्थ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. और एक बात, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इसका भी रीजन क्या है? देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. उसके कारण द अर्थ इज रिवॉल्विंग. यहां पे धागे का काम कौन कर रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. It is because of that it is revolving. So well, इसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है अपना. Gravitational force. This is the equation which governs gravitational force. इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको एक्सप्लेन करने के लिए what do you mean by weight? The force exerted by the earth on you, that is your weight. आपका weight है, आपको समझ में कब आता है? बिकॉज आपने फोर्स एक्सर्ट किया है ऑन द फ्लोर. दिस यू डोंट नो, बट द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण आपको समझ में आता है योर वेट. सो इट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन यू गेट टू नो योर वेट. और मैंने जो बताया अभी आपको, द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. जैसे मैंने बताया कि पत्थर को अगर आपने धागे से बांधा तो उसको गोल घुमा सकते हैं. गोल घूमने का रीजन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द थ्रेड, द टेंशन अलोंग द थ्रेड. उसके कारण पत्थर आपका गोल घूमता है. लेकिन जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द रीजन क्या है? धागे का काम कौन कर रहा है? द अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ. इट्स बिकॉज ऑफ दैट द मून इज रिवॉल्विंग. The earth is revolving around the sun because of the gravitational force between the sun and the earth. That's the reason for it. I think the points are very clear to all of you. Now coming to this electromagnetic force, there is force of attraction or repulsion between the electric charges. Gravitation में कैसा? There is just force of attraction. There is no repulsion force there. रिपल्सिव फोर्स नहीं है. लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कैसा है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रह सकता, रिपल्शन भी रह सकता बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स. दीज फोर्सेस इन फैक्ट आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. पहले कैसा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा माना गया था दैट दे आर इंडिपेंडेंट. But now it has been demonstrated by Maxwell and by Faraday that magnetic force and electric force, they are unified to the theory of electromagnetism. दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसको अलग नहीं कर सकते आप. इसका डिस्कशन मैग्नेटिज्म के चैप्टर में है इन द 12th स्टैंडर्ड. But do note that electric force and magnetic force, they are not independent, they are unified. So well, अब electromagnetic forces आते कहां पर? They are involved almost in majority of a day-to-day experience. जैसा अभी मैं बोलता हूं, जैसा force of friction. Force of friction is electromagnetic in nature. Viscosity, normal reaction, you can say even deformation, elastic force. Deformation is taking place because of that. Elastic force, so on and so forth.
अब एक बात ध्यान में रखेंगे, when you place when one object is placed on the other object and आप जैसा भी ये ब्लॉक को रखा गया है ऑन रफ सरफेस, लेट अस सपोज, और जब आपने फोर्स अप्लाई किया द ब्लॉक डज नॉट मूव, हम क्या बोलेंगे? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिंग द मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया कहां से? दो सर्फेसेस व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, कोल्ड वेल्डिंग बन जाता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इट इज इन फैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ दैट the force of friction comes into play. What involves electromagnetic forces ही आ गए वहां पर। Viscosity में भी electromagnetic forces are involved. Collision में जब दो balls collide होते हैं तो they might move in the opposite direction. Collision में क्या होता है? Definitely some deformation will take place. डिफॉर्मेशन होने के बाद कारण क्या होगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इफ इट चेंजेस इट विल गिव राइज टू रिएक्शन फोर्स। बॉडी का जो भी शेप है, द शेप इज मेंटेन्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस अगर कम कर दिया तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आपने डिस्टेंस को ज्यादा कर लिया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, पास में आ जाएंगे। अगर आप पास में लेके आ गए तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा और वापस अपने जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉन्ड्स जो है उसको मान लीजिए कि ऐसा स्प्रिंग टाइप अरेंजमेंट है इसी बीच में, दे आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर मैंने स्ट्रेच किया तो वापस अपने जगह पे आने की कोशिश करेगा, अगर मैंने उसको कंप्रेस किया तो वापस अपने जगह पे जाने की कोशिश करेगा। जब मैंने स्ट्रेच किया है तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने के कारण दे कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, और अगर मैंने उसको कंप्रेस किया रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है, सो दे गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? द शेप इज बीन चेंज्ड। शेप चेंज होने का मतलब क्या होता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बदल गया है, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इट विल गिव यू रिएक्शन फोर्स। दैट शुड बी वेरी क्लियर। और अल्टीमेटली द रिएक्शन फोर्स वगैरह जो भी आ रहा है, इट इज व्हाट नेचर कैसा है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। वेल, तीसरा जो फोर्स जो वहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अभी एक बात ध्यान में रख लीजिए आप, इन द न्यूक्लियस व्हाट डू यू हैव हियर? बहुत कम स्पेस है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स भी है। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बट द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक बहुत कम स्पेस में प्रोटॉन्स आर इन अ स्टेट द स्टेबल। एक छोटे से स्पेस में अब देख लीजिए बाय कूलम्स लॉ, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा। डेफिनेट डिस्टेंस अगर कम होगा तो व्हाट विल हैपन? द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के रहते हुए भी इनसाइड द न्यूक्लियस द प्रोटॉन्स आर स्टेबल। इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स का है, बट द न्यूक्लियर फोर्सेस कम इनटू प्ले व्हिच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके कारण द प्रोटॉन्स एक छोटी सी जगह में स्टेबल रहते हैं। सो इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? Strong nuclear forces. This is happening in fact. It is charge independent in the sense
This force is between neutron and neutron, proton and proton, proton and neutron. It is charge independent to remember this. तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है? उन्होंने प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है इन अ स्मॉल स्पेस, इन अ स्मॉल वॉल्यूम. प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत बढ़ जाता है अगर कम डिस्टेंस पे अगर आते हैं वो. फिर भी द न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग compared to the repulsive force, so the protons are stable inside it. They are the strongest force. और याद रखेंगे, it is a short range force in the sense इतने ही distance 10 to the power minus 14 meters में ही वो act करते हैं. Distance इससे कम या इतना अगर रहा तो nuclear forces will exist. Distance अगर बढ़ा दिया आपने, nuclear force गायब हो जाएगा. So to remember, it is a very short range force. Gravitation, it can act at infinity. कितने भी distance पर gravitational force can act. ये कैसा short range force है. सिर्फ 10 to the power minus 14 meters का distance अगर है तो it will act. उससे कम है तो it will act. उससे ज़्यादा अगर कर देंगे तो it won't act. गायब हो जाएंगे force. Well, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स. ना व्हाट आर दीज? इट इज इंटरैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच लीड्स टू द डीके ऑफ द एटम्स. रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? न्यूक्लियस के फ्रैगमेंटेशन होते हैं. रेडियोएक्टिव डीके का मतलब क्या होता है? फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज आर इमिटेड. दैट इज रेडियो एक्टिविटी. मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आइडिया तो उसके बारे में होंगी आपको. सो वेल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस इज इंटरैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स which is responsible for the radioactivity, especially for the beta emission. These are definitely थोड़े strong है than the gravitational force, but the strength is less as compared to the electromagnetic force and the nuclear force. Slightly stronger than the gravitational force, or stronger than the gravitational force, but weaker than the electromagnetic force and the strong nuclear force. इसकी भी रेंज बहुत कम रहती है. रेंज का ऑर्डर है, इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स 10 to the power minus 16. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसकी रेंज कितनी? 10 to the power minus 14. और इसकी रेंज कितनी? 10 to the power minus 16, minus 14 and minus 16. ये सब फोर्सेस को हम रिफर करते हैं एज द रियल फोर्स. टू रिमेंबर दिस. फिर से इस पर रिवर्ट करेंगे, लेकिन ऑल द फोर्सेस को क्लासिफाई किया गया इनटू 4 इंटरैक्शंस which are referred to as the fundamental forces. And what are the fundamental forces? Gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. Gravitational force के बारे में डिस्कशन कर लिया मैंने. The between any two particles there is force of attraction. Gravitational force, it is definitely what? Attractive force रहता है gravitation. The weight of the body is because of the gravitational force exerted by the earth on the object. मैंने ये भी बताया कि motion of the moon around the earth, motion of the earth around the sun, it is all because of the gravitational force. Electromagnetic force between the charged particles, they can be repulsive force, attractive force. बहुत सारे जो बातें जो हैं, majority of the forces experienced in our daily life, they belong to this category of electromagnetic forces. Force of friction जैसे मैंने बताया, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में रखा आपने,
एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्डिंग हो जाता है दोनों सर्फेसेस के बीच में। कोल्ड वेल्डिंग होता कैसी है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सर्फेसेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, अ सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन देम। तो डेफिनेटली बॉन्डिंग जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो कौन से फोर्स आ गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गया वहां पर। इस वन इन द सेम थिंग। विस्कोसिटी अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डिफॉर्मेशन के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। बॉडी व्हेन इट गेट्स डिफॉर्म व्हाट विल हैपन? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बिकम मोर और लेस जो भी है, एंड दैट विल गिव राइज टू रिएक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर कम कर दिया तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आपने बढ़ा दिया तो वापस अपने जगह पे आने की कोशिश करेगा। डिस्टेंस कम किया इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। पहले इसमें दूर अगर किया तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, पास में लेके आगे तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा, एंड दिस गिव्स राइज टू रिएक्शन फोर्स। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने क्या बताया कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, रिपल्सिव फोर्स इतने छोटे जगह बहुत बढ़ जाएगा। फिर भी all of them are bound in the small place, in the small space which is referred to as the nucleus. Again the same thing is happening here. Repulsive force को overcome करने के लिए कौन है यहाँ पे? The strong nuclear force which is much stronger than the repulsive force. इसलिए all the nucleons are bound together. It is a short range force 10 to the power of the order of 10 to the power minus 14. बहुत कम फोर्स रहता है। शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, डिस्टेंस अगर इससे बढ़ गया तो इट वोंट एक्ट। और एक बात, इट इज व्हाट इंटरेक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रेडियोएक्टिव डीके। सो वेल एनीवे ये चार टाइप के फोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए। So tomorrow we shall be dealing with contact and non-contact forces, the idea of pseudo force and real force। रियल फोर्स के बारे में डिस्कशन तो कर दिया है और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स डील करेंगे। थैंक यू।